हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है द लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर क्लास 11th का। बायोलॉजी को पढ़ने से पहले पहले हम जानते हैं कि बायोलॉजी असल में होती क्या है। बायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बनी है, पहली है बायो और दूसरा है लॉजी। बायो का मतलब होता है लिविंग और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो अगर कोई हमसे पूछ ले व्हाट इज बायोलॉजी, तो हम कह सकते हैं बायोलॉजी इज स्टडी ऑफ लाइफ प्रोसेसेस एंड लाइफ फॉर्म्स। इसके अंदर हम अलग अलग लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं और अलग अलग लाइफ फॉर्म्स के बारे में कि कैसे कैसे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो लाइफ एग्जिस्ट कर सकता है, अर्थ पे एग्जिस्ट कर सकता है। अब देखिए, अब है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन की लिविंग वर्ल्ड क्या होता है। तो जैसा कि हमारा लिविंग वर्ल्ड है वो बहुत ज्यादा डाइवर्स है, इसके अंदर मिलियंस ऑफ स्पीसीज हैं। आज तक हमारे साइंटिस्ट ने 1.7 टू 1.8 मिलियंस ऑफ स्पीसीज को खोज लिया है। कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो ऐसी ऐसी जगहों पे पाए जा सकते हैं जहां पे हम सोच भी नहीं सकते, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में। ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशंस में पाए जाते हैं उनको हम एक्सट्रीमोफाइल्स बोलते हैं। एक्सट्रीमोफाइल्स के अंदर भी दो वर्ड्स आ रहे हैं, एक एक्सट्रीम और दूसरा फाइल्स। फाइल्स का मतलब होता है लविंग और एक्सट्रीम का मतलब तो आपको पता ही है, हार्श या फिर एक्सट्रीम हम कह सकते हैं। तो ऐसी चीजें जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में रह सकती हैं उनको हम एक्सट्रीमोफाइल्स बोलते हैं। इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन ओकर बिटवीन ऑर्गेनिज्म। कॉन्फ्लिक्ट और जो कोऑपरेशन है ये भी लाइफ जो है हमारी उसको आगे बढ़ाता है। जो भी हमारा पूरा लिविंग वर्ल्ड है उसको आगे बढ़ाने में कॉन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन का भी बहुत बड़ा रोल है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है और कोऑपरेशन क्या होता है। तो जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका मतलब होता है कि किसी दो चीज के बीच में बैर होना, मतलब कि दोनों की दुश्मनी मान लो आप। जैसे कि आपने हमेशा एक लायन को डियर के पीछे भागते हुए ही देखा होगा। कोऑपरेशन के लिए हम कह सकते हैं कि जैसे कि एक क्रो होता है सिटिंग ऑन बुफेलो। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कौवे को बुफेलो के ऊपर बैठे हुए। तो ना तो उस टाइम पे बुफेलो उसको वहां से हटा रहा होता है, ना कौवा वहां से खुद जाता है। दोनों के बीच में मतलब एक कॉपरेशन है। कौवा अगर वहां पे बैठा है तो उसके पीछे भी एक रीजन है, और बुफेलो उसे बैठे रहने दे रहा है उसके पीछे भी एक रीजन है। उसका रीजन ये है कि कौवा जो है उसके शरीर पे जो छोटे छोटे कीड़े हैं उसको ले रहा है, अपनी डाइट पूरी कर रहा है, और जो बुफेलो है उससे क्या हो रहा है कि उसकी बॉडी जो है वो साफ हो रही है। तो दोनों मिलके काम कर रहे हैं, वो कॉपरेशन हो गया। और कॉन्फ्लिक्ट मतलब बैर हो सकता है, जो मैंने आपको बता दिया। अब है व्हाट इज लिविंग। लिविंग कैसे किसी चीज को हम पहचान सकते हैं, कोई चीज लिविंग है या फिर नहीं है। तो इसको पहचानने के लिए दो तरीके हैं। यहाँ पे एक होता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर और दूसरा होता है डिफाइनिंग फीचर। कैरेक्टरिस्टिक फीचर के अंदर वो सारे के सारे फीचर्स आ जाते हैं जो लिविंग चीजों के पास होते हैं, पर वो फीचर्स नॉन लिविंग के पास भी हो सकते हैं। जैसे कि रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, वॉकिंग, टॉकिंग, ग्रोथ हम कह सकते हैं। ग्रोथ जैसे कि आप लोग सोच रहे हो कि ग्रोथ कैसे। ग्रोथ जो है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट कह देते हैं कि ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर है, वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, पर ऐसा नहीं है। जो हमारा ग्रोथ होता है वो जैसे कि हमने माउंटेन देखा होगा, माउंटेन पे जब बर्फ जम जाती है तो उसकी हाइट बढ़ जाती है। इस हाइट में जो इंक्रीमेंट आ रहा है इसको भी तो हम ग्रोथ कह सकते हैं। तो एक नॉन लिविंग थिंग के अंदर भी ग्रोथ हो रहा है, तो ये जो है एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। रिप्रोडक्शन सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कर पाते, कुछ नॉन फर्टाइल ह्यूमन बींग्स भी होते हैं, ह्यूमन कपल होते हैं। और जैसे कि आपने सुना होगा कि खच्चर होता है, एक खच्चर जो हॉर्स से और डोंकी दोनों का जब फ्यूजन होता है उसके बाद बनता है, तो वो जो होता है वो भी हमारा कैसा होता है, नॉन फर्टाइल होता है। और जब भी दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में ब्रीडिंग होती है तो जो भी यंग वंस होता है वो हमेशा नॉन फर्टाइल ही होता है। अब देखिए, जानते हैं डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग फीचर के अंदर सारे के सारे वो फीचर्स आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ 100% लिविंग में ही होंगे। इसके कुछ एग्जांपल है जैसे मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब है कि जैसे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने लिए कॉन्शियस होते हैं, मतलब वो रिस्पॉन्स कर सकते हैं स्टिमुलाई को। जो भी उनके एनवायरनमेंट में चेंज आएगा उसमें वो रिस्पॉन्स करेंगे, तो वही हमारा कॉन्शियसनेस होता है। और एक एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सा जो है वो डिफाइनिंग फीचर है, तो उसमें एक तो ऑप्शन आपको कॉन्शियसनेस मिलेगा और दूसरा पूछ लेगा आपसे सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसका रीजन ये है कि जैसे कि मान लो हम लोग तो ह्यूमन बीइंग है, तो हम अपने लिए सेल्फ कॉन्शियस हो सकते हैं। मतलब कि अगर हमारे पीछे कोई ब्लेड लेके, चाकू लेके भाग रहा है हमारा मर्डर करने के लिए, तो हम तो उससे भागेंगे ना,
पर अगर मैं किसी कुल्हाड़ी को लेके एक पेड़ के पास जाऊं पेड़ को काटने के लिए, तो क्या पेड़ भाग पाएगा? पेड़ भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, पर वो सेल्फ कॉन्शियस नहीं है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्शियस है कि अगर ऑक्सीजन लेवल कम हुआ, वाटर का लेवल कम हुआ तो वो सूख जाएगा। तो वो स्टिमुलस में अगर चेंज हो रहा है तो वो रिस्पॉन्स कर पा रहा है, पर अपने लिए वो सेल्फ कॉन्शियस नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, और कॉन्शियसनेस जो है वो हमारा डिफाइनिंग फीचर है। अब है डेफिनेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, खुद से रेप्लिकेट कर पाए, इवॉल्व कर पाए, इवोल्यूशन आए उनके अंदर, सेल्फ रेगुलेटिंग होते हैं, इंटरएक्टिव सिस्टम होता है इनके अंदर, और ये कैपेबल होते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जो भी हमारे एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है उसमें कोई ना कोई ये रिस्पॉन्स शो करने के कैपेबल होते हैं। अब देखिए इन सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को याद रखने का एक तरीका है, ट्रिक है। आप इस वर्ड को याद कर लीजिए, राइजिस। राइजिस के अंदर जो आर आ रहा है उससे हमारा निकल जाएगा मीनिंग रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस, आई से हो जाएगा हमारा इंटरएक्टिव सिस्टम, एस से हो जाएगा सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ई से हो जाएगा इवॉल्विंग, और एस से हो जाएगा सेल्फ रेगुलेटिंग। अब जानते हैं कि असल में व्हाट इज लिविंग, लिविंग होता क्या है। तो जैसा कि हमें पता है कि लिविंग वर्ल्ड जो है उसके अंदर मिलियन ऑफ स्पीसीज हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि प्लांट, एनिमल और माइक्रोब्स, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं और बहुत सारी स्पीसीज हैं। 1.7 टू 1.8 मिलियन सिर्फ और सिर्फ स्पीसीज हैं, पॉपुलेशन तो कितनी ही ज्यादा है। अब क्या है कि जैसे कि अगर हम एरिया को बढ़ा देते हैं, जैसे कि जिस एरिया में मेरे को ऑब्जर्वेशन करना है, स्पीसीज को ढूंढना है, उस एरिया को अगर मैं बढ़ा दूं तो नंबर ऑफ स्पीसीज में भी इंक्रीमेंट हो जाएगा। जैसे कि अभी मैं 1 किलोमीटर में पहले सारी की सारी स्पीसीज ढूंढूं तो हो सकता है मेरे को 10 स्पीसीज मिल जाए, पर अगर मैं उस एरिया को बढ़ा के 10 किलोमीटर कर दूं तो हो सकता है कि स्पीसीज का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, 100 स्पीसीज भी मेरे को मिल सकती हैं। तो अगर मैं एरिया के नंबर में इंक्रीमेंट कर रहा हूं तो नंबर ऑफ स्पीसीज भी अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। अब जो नई स्पीसीज हैं वो हमें नए एरियाज पे पाई जाएंगी, नए एरियाज पे हमें नई स्पीसीज मिल जाएंगी, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ नए एरियाज पे ही हमको नई स्पीसीज मिलेंगी। कई बार क्या होता है कि हमें ओल्ड एरियाज में भी स्पीसीज मिल जाती हैं। इसका एग्जांपल ये है कि जैसे कि मैं अभी दिल्ली में रह रहा हूं, मेरे को बाहर कहीं विदेश में काम पड़ गया, तो मैं वहां गया, 10 15 20 साल वहां बिताने के बाद मैं वापस आया, तो हो सकता है उन 10 टू 15 ईयर्स के अंदर उस जगह पे कोई एक स्पीसीज ऐड हो गई हो। तो जो स्पीसीज वहां पे ऐड हो जाएगी, तो अगर मैं दोबारा वहां पे डिस्कवरी करूंगा, स्पीसीज को खोजूंगा, तो हो सकता है मेरे को नई स्पीसीज दोबारा मिल जाए। तो हम कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ नए एरियाज पे ही नई स्पीसीज नहीं मिलेंगी, ओल्ड एरियाज में भी नई स्पीसीज मिल सकती हैं। अब जो अलग अलग डिफरेंट काइंड के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो भी हमें दिख रहे हैं, वो सारे के सारे रिप्रेजेंट करते हैं किसी ना किसी स्पीसीज को। अब देखिए क्या है कि पूरे वर्ल्ड में मिलियंस ऑफ स्पीसीज हैं, हर एक स्पीसीज का अलग अलग नाम है और अलग अलग जगह पे उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लूं समोसे का, तो अगर एक समोसा है उसको दिल्ली में हम समोसा कह रहे हैं, पर बिहार में अगर मैं चले जाऊं तो समोसे को सिंघाड़ा कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे किसी दुकान पे जाके बोलूं कि मेरे को सिंघाड़ा दे दो, तो क्या दुकान वाला समझेगा किसकी बात कर रहा है ये? तो इससे क्या हो रहा है कि एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि इतनी सारी स्पीसीज है और हर स्पीसीज को अलग अलग नामों से जाना जा रहा है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, कुछ इस स्टैंडर्डाइजेशन के साथ चीजों का नाम रखा जाता है, और नाम रखने की जो ये प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम नोमेनक्लेचर के नाम से जानते हैं। नोमेनक्लेचर के अंदर किसी भी चीज का जो नाम रखा जाएगा, उस नाम से उस स्पीसीज को पूरे वर्ल्ड में जाना जाएगा। अब देखिए होता क्या है कि नाम को रखने से पहले कुछ कोड होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही नाम रखा जाता है। तो जैसे कि कोई प्लांट है, तो प्लांट का नाम रखने के लिए ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर का यूज होगा। अगर एनिमल का किसी नाम रखना है तो ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। अगर बैक्टीरिया का रखना है तो ICNB इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। अगर हमें किसी वायरस का रखना है तो ICVN इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नोमेनक्लेचर। अगर हमें किसी कल्टीवेटेड प्लांट का रखना है तो ICNCP इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट। अब देखिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है। बाइनोमियल के अंदर हमें साफ साफ दिख रहा है, एक तो हमारा बाई वर्ड आ रहा है और दूसरा आ रहा है नोमियल। तो बाई का मतलब होता है टू, नोमियल का मतलब होता है कंपोनेंट। तो बाइनोमियल का मतलब हम कह सकते हैं कि कोई एक ऐसा नाम जिसके अंदर दो कंपोनेंट्स हो।
जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का फर्स्ट कंपोनेंट होगा वो हमें दर्शाता है जेनरिक नेम को, जो सेकंड कंपोनेंट होगा वो हमें दर्शाता है स्पेसिफिक एपिथेट को। अब जो नोमेनक्लेचर है वो क्या है, तो नोमेनक्लेचर इज अ प्रोसेस ऑफ नेमिंग, ये हमने आपको बता दिया। और ये जो प्रोसेस है इसको दिया गया था लिनियस जी द्वारा। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है मैंगो का। मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है वो है मैंजीफेरा इंडिका लिन, ठीक है। अब मैंजीफेरा इंडिका में दो तो ये कंपोनेंट हो गए। जो हमारा मैंजीफेरा है ये हमें दर्शा रहा है इसका जीनस, जो हमारा इंडिका है वो हमें दर्शा रहा है इसकी स्पीसीज। मैंजीफेरा जो फर्स्ट वर्ड होगा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के नेम का, उसका जो फर्स्ट वर्ड होगा उसका फर्स्ट अल्फाबेट हमेशा क्या होगा, कैपिटल होगा। और जो सेकंड कंपोनेंट होगा जो हमें स्पीसीज दर्शा रहा है, उसका जो फर्स्ट वर्ड होगा वो लोअर केस में ही होगा, स्मॉल लेटर होगा। और लास्ट में हमें दिख रहा है कि यहाँ पे लिन लिखा है। लिन हमें दर्शाता है कि किसने इसकी खोज करी है। जैसे कि लिनियस जी ने इसको डिस्कवर किया था, तो लिनियस जी के नाम का एक एब्रीवेटेड फॉर्म हमने यहाँ पे लगा दिया, लिनियस को हमने लिन बना दिया, तो वही लिन यहाँ पे लिखा है। अब हम देख पा रहे हैं कि दोनों के नीचे क्या है, अंडरलाइन हो रखा है। अंडरलाइन होने का रीजन ये है कि ये हमें दर्शाता है इनका लैटिन ओरिजिन। लैटिन मतलब कि ये लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं। लैटिन लैंग्वेज से लेने का सिर्फ और सिर्फ यही रीजन है कि जो लैटिन लैंग्वेज है वो बहुत पहले क्या हो गई है, डेड हो गई है। मतलब उसके जो रूल्स पहले बन गए हैं अब उन रूल्स में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। अब अगर हम इसको टाइप करते हैं तो हम इसको टाइप करते हैं इटैलिक्स में। उस टाइम पे इसके नीचे कोई भी अंडरलाइन नहीं आती, हम सिर्फ इटैलिक्स में टाइप कर देते हैं ताकि उसकी लैटिन ओरिजिन शो हो सके। अब जो ऑथर का नेम है, ये जो ऑथर का नेम है, ये ऑथर का नेम ना तो हम इटैलिक्स में लिखते हैं ना हम अंडरलाइन करते हैं, और इसको बस हम एक एब्रीवेटेड फॉर्म में लिख देते हैं, मतलब नाम को हमने छोटा कर दिया। अब देयर आर मिलियंस ऑफ स्पीसीज ऑन अर्थ, हमारे आसपास मिलियंस ऑफ स्पीसीज है। इनके बारे में स्टडी करना बहुत अच्छे वे में। अब जैसे कि मान लो आपकी क्लास है, ठीक है, क्लास के अंदर, आपकी क्लास के अंदर सारे के सारे साइंस वाले बच्चे होंगे ना। अगर मैं साइंस वाले बच्चों को, कॉमर्स वाले बच्चों को, आर्ट्स वाले बच्चों को सबको एक साथ बिठा दूं और एक टीचर को भेज दूं, अब वो टीचर क्या सबको हैंडल कर पाएगा? मतलब या तो वो साइंस ही पढ़ा पाएगा, या तो कॉमर्स के बच्चों को पढ़ा पाएगा, या आर्ट्स के बच्चों को ही पढ़ा पाएगा। तो उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा ना कि वो कैसे उनको पढ़ा पाए या कैसे उनको जान पाए। तो अगर हमारे एनवायरनमेंट में मिलियंस ऑफ स्पीसीज हैं तो उनके बारे में अच्छे से स्टडी करने के लिए हमारे लिए जरूरी है ना कि हम इनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दें, क्लासिफाई कर दें। तो जब हम इनको अलग अलग इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, उसको हम, उन ग्रुप्स को हम टैक्सा बोलते हैं। और जो अलग अलग ग्रुप्स में हम डिवाइड कर रहे हैं इस प्रोसेस को हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं। टैक्सोनॉमी दो तरीके की होती है, एक मॉडर्न टैक्सोनॉमी, एक कन्वेंशनल टैक्सोनॉमी। जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी होती है वो बेस्ड होती है इंटरनल स्ट्रक्चर पे, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे, सेल स्ट्रक्चर पे, डेवलपमेंटल प्रोसेस पे और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पे। इसको याद रखने का आसान तरीका है ABCDE, ए से अंदर, बी से बाहर, सी से सेल स्ट्रक्चर, डी से डेवलपमेंटल प्रोसेस और ई से इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। और ए से हम जो हम इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं उसको हम एनाटॉमी बोलते हैं, जो हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं उसको हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, जो सेल स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन और डेवलपमेंटल प्रोसेस भी पता ही है। अब देखिए सिस्टमैटिक्स क्या होता है। सिस्टमैटिक्स जो है वो एक सिंपल टर्म है, यूज की जाती है टैक्सोनॉमी और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को एक साथ लाके। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या होता है कि जैसे कि मैं हूं और मेरे जैसे आप दिखते हो, तो हम लोग एक जैसे अगर दिख रहे हैं तो हम कह सकते हैं ना कि हमारा इवोल्यूशनरी रिलेशन सेम है। एक पॉइंट पे हम ऐसे पहुंच जाएंगे कि जहां पे हमारे पूर्वज सेम हो जाएंगे। हो सकता है ऐसे, जैसे कि अभी मैं यहां बैठा हूं, स्टार्टिंग तो किसी एक इंसान से ही हुई होगी ना इस धरती की, तो हो सकता है ना एक टाइम पे जाने के बाद हमारे पूर्वज एक हो जाएं। तो ये हमें दर्शाता है कि हम इवोल्यूशन, हमारा जो इवोल्यूशनरी रिलेशन है वो सेम है। तो जब हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को और टैक्सोनॉमी जो हमने ग्रुप्स में डिवाइड किया है उनको एक साथ ले आए तो उसी को हम सिस्टमैटिक्स बोलते हैं। अब जो कन्वेंशनल टैक्सोनॉमी है वो बेस्ड होती है चार चीजों पे। एक होता है हमारा कैरेक्टराइजेशन, एक होता है आइडेंटिफिकेशन, एक होता है क्लासिफिकेशन और एक नोमेनक्लेचर।
कैरेक्टराइजेशन होता है जैसे कि मान लो मैं किसी जंगल में गया, जंगल में जाने के बाद मेरे को कोई एक नई स्पीसीज मिली जिसको अभी तक किसी ने भी डिस्कवर नहीं किया था। नई स्पीसीज मिलने के बाद मैं उसके कुछ कैरेक्टर्स को नोट करूंगा, जैसे कि मेरे को एक एनिमल मिला जो कि अभी मेरे को किसी टाइगर जैसा दिख रहा है, तो जब वो मेरे को मिला तो मैं उसकी कुछ कैरेक्टर्स को नोट करूंगा। वो कैरेक्टर्स हो सकते हैं कि उसके 4 पैर हैं, उसके बॉडी पे धब्बे हैं, वो चलता है 4 पैरों पे चलता है, ये सब मैं लिख लूंगा। उसके पास एक पूंछ है। ये सब लिखने के बाद जो मैंने इसकी कैरेक्टर्स को लिखा है उस प्रोसेस को हम कैरेक्टराइजेशन कहते हैं। अब जब मैंने कैरेक्टराइजेशन कर लिया, जब मैंने उसकी कुछ कैरेक्टर्स को लिख लिया, तो अब मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं ना कि ये कोई एनिमल है, इंसेक्ट है या फिर कोई जानवर है। अब मैं उसको देख के ये तो नहीं कह दूंगा कि ये कोई इंसान है या फिर कोई ये इंसेक्ट है, नहीं, मेरे को दिख रहा है कि वो 4 पैरों पे चल रहा है, किसी टाइगर से मिलता जुलता है। अगर टाइगर से मिलता जुलता है तो जाहिर सी बात है क्या है, ये कोई एक एनिमल है। जब मैंने इसको आइडेंटिफाई कर लिया तो अब क्लासिफाई भी करना पड़ेगा। क्लासिफाई करने के लिए जो भी उसकी सारी की सारी सिमिलैरिटीज हैं वो टाइगर से मिलती जुलती हैं, तो अब मैं क्लासिफाई कर सकता हूं ना कि ये बिल्कुल टाइगर से सिमिलर है, तो इसके जो भी हमारी टेक्सोनोमिक कैटेगरीज होंगी वो टाइगर से सिमिलर होंगी। कहां तक? तो जीनस तक। जीनस तक इसकी सारी की सारी जो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज हैं वो मिलती जुलती होंगी। अब क्योंकि जीनस तक मिलती जुलती है, उसके बाद बारी आती है उसका नाम रखने की। नाम रखने की प्रोसेस को हम नोमेनक्लेचर कहते हैं। तो क्योंकि हमें पता है कि इसका जो जीनस है वो टाइगर से मिलता जुलता है, टाइगर का जो जीनस होता है वो होता है पैंथेरा, तो इसका भी जो जीनस होगा वो पैंथेरा हो जाएगा। लास्ट में बच गया कि मैं इसकी स्पीसीज क्या रखूं, तो स्पीसीज जैसे कि मैंने इसको खोजा है तो स्पीसीज तो अब मैं अपने हिसाब से रख सकता हूं ना, कि जैसे कि मेरा नाम नीलेश है तो मैंने अपने नाम का एक एब्रिविएटेड फॉर्म कर लिया, नीलू बना लिया, तो मैंने उसको बोल दिया पैंथेरा नीलू, जो हमें नया ऑर्गेनिज्म मिला है। तो उसके अंदर जो भी ये सारी की सारी प्रोसेस हैं इन 4 चीजों पे ये बेस्ड होता है। कैरेक्टराइजेशन में हम किसी की कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं, आइडेंटिफिकेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम उसको पहचानते हैं, क्लासिफिकेशन में जब हमने उसको पहचान लिया तो अब हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लासिफाई करने के बाद नोमेनक्लेचर हमको पता चल जाएगा, एक जीनस तो हमें मिल ही जाएगा और स्पीसीज हम अपने हिसाब से रख देंगे। अब देखिए टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या है? स्पीसीज की स्टडी के लिए हमने सारी की सारी जो स्पीसीज थी उनको किसी ना किसी टैक्सा में डिवाइड किया था। टैक्सा में डिवाइड करने के बाद बहुत सारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बन जाती हैं। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को अगर मैं असेंडिंग से डिसेंडिंग या फिर डिसेंडिंग से असेंडिंग में लगा दूं तो उसी को हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं। इसको याद रखने का आसान तरीका यह है कि मान लो ये एक लड़का है, इस लड़के का नाम है फैम और ये खड़ा है एक पोडियम पे। तो इसकी ट्रिक ये है कि मैं एक लाइन कह रहा हूं कि कीप पोडियम क्लीन और फैम गेट सिक। ठीक है, कीप के अंदर जो के आ रहा है वो हमें दिखा रहा है किंगडम, पी के पोडियम के अंदर जो पी आ रहा है वो हमें दिखा रहा है फाइलम, क्लीन के अंदर जो सी आ रहा है वो हमें दिखा रहा है क्लास, ओ के अंदर जो ओ आ रहा है वो हमें दिखा रहा है ऑर्डर, फैम के अंदर फैम पूरा फैम ही हमें फैमिली दिखा रहा है, गेट के अंदर जी हमें दिखा रहा है जीनस और सिक के अंदर एस हमें दिखा रहा है स्पीसीज। अब देखिए जो हमारा फाइलम होता है वो एनिमल के लिए होता है और जो डिवीजन होता है वो हमारा प्लांट के लिए होता है, दोनों सेम ही चीज है तो इसमें कंफ्यूज मत होना। अब जो ये 7 कैटेगरीज हैं ये यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब देखिए होता क्या है कि जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं उस टाइम पे क्या होता है कि जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं इनके बीच में वो डिक्रीज होते हैं, और जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो इनके बीच के जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो इंक्रीज होते हैं। जैसे कि एक स्पीसीज है तो स्पीसीज सबसे छोटी ग्रुप है, सबसे छोटी टैक्स है, तो जो स्पीसीज है उसके अंदर जो भी हमें चीजें मिलेंगी उनके अंदर उनके बीच के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा मैच खाएंगे ना। पर अगर हम सबसे ऊपर किंगडम में पहुंच जाएं तो किंगडम एनिमिलिया में अगर हम आ गए तो किंगडम एनिमिलिया तो में तो हम भी हैं, कोई एक डॉग भी है, कोई एक टाइगर भी है, तो हम सबके कैरेक्टरिस्टिक्स एकदम सिमिलर नहीं है ना, बहुत अलग अलग हैं। तो बस वही कि जैसे अगर हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो घटते जाते हैं, अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ते जाते हैं, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ते जाते हैं। अब देखिए दिस टैक्स आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटी नॉट ओनली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेटेड। अब देखिए होता क्या है कि जो भी ये टैक्सा हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और अगली चीज ये कि
अलग अलग टैक्सा में चीजों को डिवाइड करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ स्पीसीज को मॉर्फोलॉजिकली नहीं देखते हैं, हम उनको अलग अलग तरीकों से देखते हैं, उनके अलग अलग चीजों को देखते हैं। जैसे कि अगर कोई चीज चार पैर पे चल रही है तो मैं उसको चार पैर पे चलता हुआ देख के नहीं कह दूंगा कि ये एनिमल है, समझ गए? उसकी और भी कैरेक्टरिस्टिक्स को मेरे को देखना पड़ेगा। अब जानते हैं कि स्पीसीज क्या होता है। स्पीसीज है एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज। ऐसा एक ग्रुप होगा जिसके अंदर फंडामेंटल सिमिलैरिटीज होंगी, मतलब जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा मैच कर रहे होंगे। जीनस जो होता है वो ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, मतलब कि जो मिलती जुलती दो स्पीसीज है उनको हमने एक ग्रुप में डाल दिया। मिलती जुलती तीन स्पीसीज अगर है तो उनको हमने एक ग्रुप में डाल दिया। तो जो ये हम ग्रुप में डाल रहे हैं स्पीसीज को, उसको हम बोलते हैं जीनस। अब देखिए जो जीनस है वो भी दो तरीके का होता है, एक होता है मोनोटाइपिक, एक होता है पॉलीटाइपिक। मोनोटाइपिक ऐसा जीनस जिसके अंदर जो स्पीसीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक तरीके की हो। पॉलीटाइपिक में जो स्पीसीज हैं वो एक से ज्यादा तरीके की हो। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं इसका एग्जाम्पल ले सकता हूं होमो। होमो के बाद अगर मैं सेपियंस लगा दूं तो वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन के लिए ही है ना। होमो जो है वो इसकी स्पीसीज है। होमो के बाद कुछ और नहीं सुना होगा आपने, हमेशा सेपियन ही सुना होगा, क्योंकि जो ह्यूमन है उन्हीं के स्पीसीज होमो है। अब जैसे कि अगर मैं पॉलीटाइपिक की बात करूं तो मैं इसका एग्जांपल ले सकता हूं पैंथेरा। पैंथेरा के बाद अगर मैं लियो लगा दूं तो वो लायन की बात कर रहा हूं, अगर मैं टिग्रिस लगा दूं तो मैं बात कर रहा हूं टाइगर की। ठीक है। अब देखिए जैसे कि फैमिली है, तो फैमिली जो है वो ग्रुप है सिमिलर जीनस का। अब अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर अगर हमें फैमिली को देखना है तो फैमिली के अंदर जब हम कैरेक्टराइज करेंगे प्लांट को तो उसके अंदर हम इसकी वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों फीचर्स को देखते हैं। अगर मैं बात करूं ऑर्डर की तो ऑर्डर क्या है? ऑर्डर है सिमिलर फैमिली से बना हुआ। ऑर्डर एंड हायर कैटेगरीज बेसिकली आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन एग्रीगेट कैरेक्टर। जो हमारा ऑर्डर है और जो ऑर्डर के आगे वाले हैं वैसे तो सारे के सारे ही एक दूसरे पे डिपेंड हैं। जैसे कि जो हमारा क्लास है वो ऑर्डर से मिलके बना है, मतलब कि जो सिमिलर ऑर्डर हैं उनसे मिलके क्लास बना है, सिमिलर क्लास से मिलके हमारा फाइलम बना है और सिमिलर फाइलम से मिलकर के हमारा किंगडम बना है। अब देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये एग्जाम में आता है कि जैसे कि आपसे पूछ लेगा मैन की स्पीसीज क्या है, जीनस क्या है, फैमिली क्या है, ऑर्डर क्या है, क्लास क्या है और फाइलम क्या है। हाउस फ्लाई का पूछ लेगा, मैंगो का पूछ लेगा और वीट का पूछ लेगा। तो वो मैंने लिखा हुआ है कि मैन का आप याद रख सकते हैं सेपियंस, होमो, होमिडे, प्राइमेटा, मैमेलिया, कोर्डेटा। ये आप याद कर लेना एग्जाम से पहले पहले और इसको कहीं पे नोट कर लेना। इन नोट्स की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको प्रिंट आउट करवा के या फिर कहीं पे नोट करके भी अपना पढ़ सकते हैं। थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।